ये स्टोरी 4 गर्ल्स की है। अंजलि कपूर, नताशा गुप्ता, रिया बनर्जी और कैथरीन डिसूजा। ये चारों लड़कियां कॉलेज फ्रेंड्स थी और हॉस्टल में भी एक साथ ही रहती थी। एक रात इन्होंने ड्रिंक किया और फिर ये उइजा बोर्ड का गेम खेलने लगे। कहा जाता है कि उइजा एक ऐसा गेम है जिससे हम स्पिरिट्स यानी आत्माओं से बात कर सकते हैं। उइजा बोर्ड पे कॉइन रखा हुआ था और वो अचानक से मूव करने लगा। उइजा बोर्ड पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स बने हुए थे। वो क्वाइन उन्हीं अल्फ़ाबेट्स पे मूव कर रहा था और कैथरीन उन्हें नोट कर रही थी। सारे अल्फ़ाबेट्स नोट करके जो सेंटेंस बना था वो कैथरीन ने डरती हुई आवाज़ में रीड किया। रिवेंज एंड आई एम हेयर टू गेट इट, लुक आउटसाइड योर विंडो। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो ग्लास के बाहर की साइड पे लिखा हुआ था हेल्प। ये रेड लिपस्टिक से लिखा हुआ था। ये गर्ल्स हॉस्टल शहर से दूर था। इसके आसपास बहुत पेड़ थे और स्ट्रीट लाइट बहुत कम थी। चारों गर्ल्स ने पेड़ों के बीच में देखा लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं दिखाई दिया। तभी उइजा बोर्ड पे फिर से क्वाइन मूव करने लगा। कैथरीन ने अल्फ़ाबेट्स नोट करके स्पिरिट का सेंटेंस रीड किया। आई वॉन्ट टू टॉक, कैन आई कम इनसाइड। थोड़ी देर के बाद अंजलि ने पूछा, तुम कहाँ हो? तभी रिया ने किसी और की आवाज़ में कहा, मैं यहीं पर हूँ, रिया के अंदर। आज 20 सालों के बाद चारों फ्रेंड्स अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बिजी थी। हैलोवीन का दिन था और बच्चे ट्रिक एंड ट्रीट पार्टी में जा रहे थे। नताशा ने एक चाइनीज मैन रिक से शादी की थी और उसके ट्विन बॉयज थे, रायन और इयन। नताशा को अपने ट्विन बॉयज के साथ पार्टी में जाना था तो वो ऑफिस से जल्दी निकल जाती है। ऑफिस से निकलते टाइम उसकी लिफ्ट कुछ मिनट्स के लिए रुक जाती है। फिर जब वो अपने होम एड्रेस पे कैब बुक करती है तो खुद ही उसके होम एड्रेस की जगह एक मुस्लिम सेमेट्री का एड्रेस एंटर हो जाता है और कैब वाला उसे वहीं ड्रॉप करके चला जाता है। जब वो दोबारा से कैब बुक कर रही होती है तभी उसे एक टेक्स्ट मैसेज आता है, आर यू हेयर, स्टे देयर, यू लव कॉलिंग अपॉन डेड पीपल डोंट यू, ऑल यू नीड इज ए ओइजा बोर्ड एंड दैट मच आई कैन डू फॉर यू। वो दूसरी कैब बुक करती है और अपने घर चली जाती है। रात को वो सोचती है कि उसके साथ आज ये सब बहुत अजीब हुआ है। वो अपनी फ्रेंड्स अंजलि, रिया और कैथरीन से बात करना चाहती थी। जब 20 साल पहले उन्होंने उइजा बोर्ड पे वो गेम खेला था, उसी के बाद से उनके बीच बहुत कम बात होती थी। वो सोशल मीडिया पे भी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थे, इसलिए उस रात नताशा उनसे बात नहीं कर पाती है। अंजलि लंदन में जॉब करती थी। वो ऑफिस में बैठी हुई थी, तभी उसके मोबाइल पे एक न्यू व्हाट्सएप ग्रुप की नोटिफिकेशन आती है। वो देखती है कि ये व्हाट्सएप ग्रुप नताशा ने बनाया है और इसके मेंबर्स थे अंजलि, नताशा, कैथरीन एंड रिया। अंजलि की पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी। वो अपने एक्स हस्बैंड सिड से सेपरेट हो गई थी। रात को वो नताशा को कॉल करके पूछती है, नताशा तुमने व्हाट्सएप ग्रुप क्यों बनाया है? नताशा कहती है कि उसने कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया है, इसलिए वो ये सोचते हैं कि शायद नताशा का मोबाइल किसी ने हैक कर लिया है। रिया सुबह उठती है और देखती है कि उसके मोबाइल पे बहुत सारी ट्विटर नोटिफिकेशंस आई हुई है। वो सोचती है कि उसने तो ट्विटर पे कुछ भी पोस्ट नहीं किया था, तो फिर उसे इतनी सारी नोटिफिकेशंस क्यों आ रही हैं? पहले रिया जॉब करती थी, लेकिन वो हमेशा से ही राइटर बनना चाहती थी और इसके लिए उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी। उसे अपनी जॉब क्विट करे हुए 1 साल हो गया था, लेकिन उसकी अभी तक लिखी हुई कोई भी बुक ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई थी। वो पिछले कुछ दिन से सोच रही थी कि उसे फिर से जॉब करना स्टार्ट कर देना चाहिए, लेकिन 2 हफ्ते पहले ही उसे एक बहुत अच्छा स्टोरी आइडिया मिला था और उसने उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। वो अपना मोबाइल चेक करती है तो देखती है कि उसके ट्विटर अकाउंट से पोस्ट हो रखा है, 4 कॉलेज फ्रेंड्स, एन इनोसेंट उइजा प्रैंक, बट द विक्टिम वाइंड्स अप डेड इन द मॉर्निंग, #पिटवॉर। पिटवॉर एक ऐसी ट्विटर इवेंट थी जहां पर राइटर को उनकी बुक पब्लिश करने में हेल्प की जाती थी। वो सोचती है कि ज़रूर उसका ट्विटर अकाउंट हैक हो गया होगा। कैथरीन गोवा से थी और अब वो न्यूयॉर्क में जॉब करती थी। उसके हस्बैंड का नाम समीर था। कैथरीन के 2 बच्चे थे, उसकी टीनेज डॉटर जेनिस और 12 ईयर ओल्ड सन एरॉन। उस ट्वीट के बाद रिया ने सोचा था कि उसका लैपटॉप किसी ने हैक कर लिया है, इसलिए उसने लैपटॉप में एंटी हैकिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया था। फिर कुछ दिन बाद वो अपना लैपटॉप ओपन करती है तो देखती है कि उसकी स्क्रीन पे एक वॉलपेपर सेट है। ये चारों गर्ल्स की पिक्चर थी जिसमें वो अपने हॉस्टल के कॉरिडोर में बैठे हुए थे। रिया सोचने लग जाती है
कि उसके लैपटॉप में तो ये पिक्चर थी ही नहीं, तो फिर वॉलपेपर पे ये पिक्चर क्यों शो हो रही है। वो सोचती है कि शायद फिर से किसी ने उसका लैपटॉप हैक कर लिया है। रिया को जो लिखने के लिए न्यू स्टोरी आइडिया मिला था वो 20 साल पहले उसी उइजा गेम नाइट का था, इसलिए वो इस स्टोरी का नाम दैट नाइट ही रख देती है। रिया अपनी लिखी हुई स्टोरी पढ़ने लगती है कि उसने अभी तक क्या लिखा है। एक गर्ल्स हॉस्टल में कुछ फ्रेंड्स रहती थी। रिया और कैथरीन एक रूम में रहते थे। उनके एक साइड वाले रूम में अंजलि और नताशा रहते थे और दूसरी साइड वाले रूम में सानिया और रीत रहते थे। दिसंबर का महीना था और रिया को बहुत ठंड लग रही थी। रिया, कैथरीन, अंजलि और नताशा एक साथ बैठे हुए थे। कैथरीन के पास विस्की की एक बोतल थी, तो वो ठंड से बचने के लिए थोड़ी ड्रिंक कर लेते हैं। रिया को भूख भी लगी हुई थी और वो मेस का खाना नहीं खाना चाहती थी। सानिया की मदर ने उसे घर का खाना बनाकर दिया हुआ था और रिया वो खाना खाना चाहती थी। अब उस व्हाट्सएप ग्रुप पे बातें होने लग जाती हैं। अंजलि कहती है कि उन्हें उस रात के बारे में बात करनी ही होगी ताकि उन्हें क्लोजर मिल सके और वो सब फिर से फ्रेंड्स बन जाएं। लेकिन अंजलि कहती है कि उन्होंने एक दूसरे के साथ प्रॉमिस किया था कि वो उस रात के बारे में कभी बात नहीं करेंगे। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि उनके मोबाइल फोन्स और लैपटॉप किसी ने हैक कर लिए हैं और उनकी लोकेशन कुरुक्षेत्र के उनके ओल्ड हॉस्टल की आ रही है। वो सोचते हैं कि क्या ऐसा कोई इंसान है जिसे उस रात के बारे में पता हो। कैथरीन को एक ईमेल आता है। हेलो कैथरीन, डिड यू सी द टीजर ऑफ रियाज लेटेस्ट बुक? लेट मी मेक इट इजी फॉर यू। हियर यू गो। 4 कॉलेज फ्रेंड्स, एन इनोसेंट Ouija prank, but the victim winds up dead the next morning. And guess what's the name of Ria's new book? That Night. Did you contribute to the story? After all, you played a prominent role in the real story, no? सानिया मलिक। जब कैथरीन इस ईमेल के सेंडर का एड्रेस देखती है तो वो और डर जाती है। फिर एक दिन अंजलि कॉलेज की पिक्चर्स देखने लगती है। उसे सानिया की भी एक पिक्चर दिखती है। सानिया मुस्लिम थी और उसने हिजाब पहना हुआ था। अंजलि देखती है कि इस पिक्चर में सानिया कितनी खूबसूरत लग रही है। तभी अंजलि के मोबाइल पे एक मैसेज आता है, वॉचिंग माई फोटोज वोंट हेल्प, फाइंडिंग द रीजन बिहाइंड माई डेथ माइट, सानिया। तभी उसे अपने लैपटॉप पे कुछ नोट्स भी शो होते हैं जो उसने नहीं क्रिएट किए थे। अंजलि, हाइडिंग समथिंग ऑन पर्पस इज जस्ट द सेम एज टेलिंग लाइज, पीपल अराउंड यू डिजर्व टू नो द ट्रूथ। कैथरीन रिया को कॉल करती है और उससे अच्छे से बात नहीं करती। कैथरीन रिया को कहती है, तुमने जो अपनी फर्स्ट बुक पब्लिश की थी उसमें तुमने Ouija बोर्ड गेम वाली रात की बात भी की थी। आई थिंक उस रात के बारे में किसी और को भी पता है और अब वो हमारे पीछे पड़ गया है। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। रिया उससे माफ़ी मांगती है कि हाँ, ये शायद मेरी बुक की वजह से ही हो रहा है। इसके बाद रिया फिर से अपनी स्टोरी रीड करना स्टार्ट करती है। रिया सोचती है कि उन्हें सानिया को Ouija बोर्ड गेम के लिए इनवाइट करना चाहिए ताकि वो अपने साथ खाना भी ले आए। कैथरीन थोड़ा डर भी गई थी क्योंकि उसे पता था कि Ouija बोर्ड गेम से सच में स्पिरिट से बात कर सकते हैं, लेकिन अपनी फ्रेंड्स के कहने पर वो भी हाँ बोल देती है। रिया प्लान करती है कि मैं चुपके से कॉइन को खुद ही मूव करूंगी और सानिया को लगेगा कि कोई भूत इसे मूव कर रहा है और हम कहेंगे कि इस भूत को खाना चाहिए। वो सानिया को अपने रूम में बुला लेते हैं और गेम खेलने लगते हैं। रिया चुपके से Ouija बोर्ड पे कॉइन मूव करने लगती है, जिससे सानिया को लगता है कि कोई स्पिरिट सच में यहाँ पर आ गई है। वो उस स्पिरिट से अपनी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने लगी और रिया कॉइन मूव करते हुए उसका आंसर देने लगी। फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा, व्हाट डू यू वांट? कॉइन मूव करके सेंटेंस बना, रिवेंज एंड आई एम हेयर टू गेट इट, लुक आउटसाइड योर विंडो। जब कैथरीन विंडो का पर्दा हटाती है तो उसे हेल्प लिखा हुआ दिखता है। ये हेल्प भी रिया ने ही चुपके से अपनी लिपस्टिक से लिख दिया था जब कैथरीन वॉशरूम गई हुई थी। जब कैथरीन वो देखती है तो वो भी बहुत डर जाती है क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि ये रिया ने लिखा है। अब सानिया भी बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर रिया अपनी आवाज बदलकर बोलने लगती है, आई एम हेयर इनसाइड हर। अंजलि और नताशा तो समझ जाते हैं कि रिया एक्टिंग कर रही है, लेकिन कैथरीन और सानिया बहुत डर जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में रिया सोचने लगती है कि जो प्रैंक उसने अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर सानिया के साथ किया था वह ज़रूर सानिया ने किसी को बता दिया होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट मॉर्निंग तक ये पता चला था कि सानिया की डेथ हो गई है।
लेकिन इस बात का प्रूफ किसी के पास नहीं था कि उन चारों गर्ल्स ने सानिया के साथ प्रैंक किया है। लेकिन अब रिया ने इस इंसिडेंट के बारे में अपनी बुक में लिख दिया था और उसने कैरेक्टर्स के नेम्स भी चेंज नहीं किए थे। रिया सोचती है कि उस रात के बारे में किस किस को पता चल सकता है जो उनसे इतने सालों के बाद बदला लेने की कोशिश करे। ये सोचकर रिया के माइंड में दो नाम आते हैं, रहीम मलिक और रीत सिंह। रहीम मलिक सानिया का डिस्टेंट कजन था और उन्हीं के कॉलेज में सीनियर भी था। क्या पता सानिया ने ही अपने मरने से पहले रहीम को बता दिया हो कि रिया और उसकी फ्रेंड्स ने उसके साथ प्रैंक किया है। वो सोचती है कि उसे रहीम के बारे में पता लगाने के लिए उसे गूगल करना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो लैपटॉप ओपन करती है उसे एक मैसेज पॉपअप होता है, आंसर्स यू आर फाइंडिंग आर मेंट टू बी फाउंड विद इन द ग्रुप। अंजलि के एक्स हस्बैंड का नाम सिड था। एक दिन सिड उसके घर पे आता है अपना पासपोर्ट लेने के लिए। वो सेपरेट तो हो गए थे, लेकिन वो एक दूसरे को अभी भी मिस करते थे। वो दोनों कॉलेज में ही मिले थे। अंजलि की मदर का न्यू दिल्ली में पीटा जॉइंट था। उसकी मदर को पीटा जॉइंट ओपन करने का आइडिया सिड ने ही दिया था और उनकी हर तरह से हेल्प भी की थी, इसलिए वो दिल्ली वापस से उनकी हेल्प करने ही जा रहा था। अंजलि सिड के बारे में सोच रही होती है कि तभी उसे एक अननोन नंबर से एक मैसेज रिसीव होता है, चेक योर मेल, सिड वॉज नॉट योर्स, यू स्नैच्ड हिम फ्रॉम हर। वो ईमेल चेक करती है तो उसमें एक हैंड रिटन नोट की पिक्चर थी। इस नोट पे लिखा था, SK, समटाइम्स यू हैव टू पुट योर फ्रेंडशिप एट रिस्क टू से आई लव यू, बट यू आर वर्थ रिस्किंग माई होल लाइफ, कैथरीन। ये नोट कैथरीन ने 20 साल पहले सिड के लिए लिखा था। अंजलि सिड और कैथरीन की फ्रेंडशिप की रिस्पेक्ट करती थी, लेकिन उसे ऐसा कभी फील नहीं हुआ था कि कैथरीन सिड को लाइक करती है। अंजलि नताशा से इस बारे में पूछती है और उसे ईमेल के बारे में भी बताती है। नताशा कहती है, कॉलेज टाइम में कैथरीन ने ये नोट सिड के लिए लिखा था, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि कैथरीन ने ये नोट सिड को कभी नहीं दिया होगा। हमें इस हैकर को रोकना ही होगा, वरना ये हमें एक दूसरे से लड़वा देगा। फिर अंजलि कहती है, सिड और मैं डिवोर्स ले रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे साथ ये गेम कैथरीन और सिड मिलकर खेल रहे हों। नताशा इस बात से मना कर देती है कि सिड और कैथरीन मिलकर ऐसा नहीं करेंगे, और वो अंजलि को ये भी कहती है कि मैं कैथरीन से बात करूंगी। फिर नताशा कैथरीन को कॉल करती है और पूछती है, जो लव नोट तुमने सिड के लिए लिखा था, क्या वो तुमने फाड़ दिया था? क्योंकि अभी उस नोट की पिक अंजलि ने मुझे सेंड की है। कैथरीन घबरा जाती है और नताशा से कहती है, मैंने तो वो नोट तुम्हारे सामने ही फाड़ दिया था और मैंने बस वही एक नोट लिखा था। तुम्हारे अलावा वो नोट और किसी ने नहीं देखा था। तुम अंजलि को कहना कि वो ईमेल वो मुझे भी सेंड करे, मैं उसे देखना चाहती हूँ। नताशा कहती है, ठीक है, मैं अंजलि को कह दूंगी, और तुम भी अंजलि से एक बार बात कर लेना ताकि तुम्हारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। इस कॉल के बाद कैथरीन पुरानी बातों को सोचने लगी। कैथरीन और सिड एक ही स्कूल में थे और तभी कैथरीन ने ये नोट सिड के लिए लिखा था, लेकिन उसने ये नोट सिड को कभी नहीं दिया था और ना ही किसी को इसके बारे में बताया था। बस नताशा ने ही ये नोट एक बार देखा था। कैथरीन इन सब बातों के बारे में सोच रही होती है कि तभी उसे अंजलि का कॉल आता है। कैथरीन अंजलि को कहती है, आई एम सॉरी अंजलि, वो नोट मैंने ही लिखा था और मैं ये नोट सिड को देना भी चाहती थी, लेकिन जब तुम और सिड रिलेशनशिप में आए तो मैंने वो नोट फाड़ दिया था। प्लीज़ तुम सिड को इस बारे में कुछ मत कहना, उसे कुछ नहीं पता है। अंजलि कहती है, कैथरीन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ और ये बात अभी बताना ज़रूरी है जिससे तुम्हें ये ना लगे कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरा और सिड का डिवोर्स होने जा रहा है। ये सुनकर कैथरीन को बहुत सरप्राइज होता है। अंजलि कहती है, तुम्हें हमारी लाइफ के बारे में कैसे पता होगा? तुम तो इतने सालों से किसी से भी नहीं मिली हो। कॉल के बाद कैथरीन ये सोचने लगती है कि अंजलि को ये नहीं पता कि मैं और सिड लास्ट टाइम कब मिले थे। दरअसल लास्ट ईयर कैथरीन और सिड के स्कूल फ्रेंड्स का रीयूनियन था। तब वहाँ पर कैथरीन और सिड मिले थे, लेकिन कैथरीन को ये बहुत स्ट्रेंज लगता है कि सिड ने ये बात अंजलि को क्यों नहीं बताई कि वो और सिड रीयूनियन पे मिले थे। नताशा अपनी फैमिली के साथ अपने घर में होती है। वो अपने बच्चों के साथ खेल रही होती है, लेकिन तभी उसके ऊपर ड्रॉअर गिर जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि वो हॉस्पिटल में है। डॉक्टर कहते हैं कि उसे स्लिप डिस्क हो गया है और उसे 3 वीक्स का बेड रेस्ट करना पड़ेगा। नताशा अपने घर वापस आ जाती है। रात को उसे नाइटमेयर भी आता है कि उसके सामने सानिया खड़ी हुई है।
रिया आगे की स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करती है। रिया अपनी आवाज़ चेंज करके कहती है, आई एम हेयर इनसाइड हर। मुझे रिवेंज चाहिए। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही थी और हमारा एक्सीडेंट हो गया था। मेरा बॉयफ्रेंड तो बाइक से वहाँ से भाग गया, लेकिन ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाने से मेरी डेथ हो गई थी। मेरे पेरेंट्स को लगा कि मैं उस लड़के के साथ भागने की कोशिश कर रही थी। मेरे पेरेंट्स को सच जानना ही होगा। रिया ने ये स्टोरी अभी बनाई थी सानिया को डराने के लिए। वो आगे कहती है, अब पहले मैं खाना खाऊंगी और फिर मैं बदला लूंगी। सानिया उसे खाना लाकर दे देती है और फिर उस रूम से बाहर चले जाती है। रिया और बाकी सब गर्ल्स खाना खाती हैं और एक ही रूम में सो जाती हैं। रिया एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को बुलाती है जो उसे बताता है कि तुम्हारा लैपटॉप किसी ने हैक कर लिया है। रिया देखती है कि उसकी लैपटॉप में एक फोल्डर है, द गेम ऑफ उइजा दैट किल्ड नाम का। ये फोल्डर रिया ने डिलीट कर दिया था, लेकिन अब ये फिर से खुद ही वापस आ गया था। रिया डॉक्यूमेंट ओपन करती है तो उस पर कोई खुद ही टाइप करने लगता है। उस रात बहुत कुछ हुआ था। अंजलि और कैथरीन कुछ छुपा रही है। ये तुम्हारी बुक के लिए एक अच्छी हुक लाइन है कि हर एक फ्रेंड उस रात का कोई ना कोई सीक्रेट छुपा रही है। क्या होगा जब ये सीक्रेट सबके सामने आ जाएगा। अंजलि अपने घर में सेफ फील नहीं कर रही थी, इसलिए वो ऑफिस में जाकर बैठ जाती है जहाँ सिक्योरिटी बेहतर थी। वो नताशा को कॉल करती है, लेकिन नताशा कॉल पिक नहीं करती। नेक्स्ट डे अंजलि नताशा के हस्बैंड रिक को कॉल करती है। रिक कहता है नताशा को स्लिप डिस्क हो गया है और वो 3 वीक्स के लिए बेड रेस्ट पे है। अंजलि ये सोचने लगती है कि कहीं नताशा और रिक मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। तभी अंजलि को एक मैसेज रिसीव होता है, 2 लोग तभी एक सीक्रेट रख सकते हैं जब किसी एक की डेथ हो गई हो। विश करो कि उसकी डेथ हो जाए, नहीं तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी उसे एक और मैसेज आता है, बाय द वे क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे ऑफिस में छुपकर बैठ जाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? तुम प्रॉब्लम्स को फेस क्यों नहीं कर रही हो? अंजलि सोचती है कि उसे नताशा और उसकी फैमिली की हेल्प करने सिंगापुर जाना चाहिए। वो फ्लाइट बुक करके एयरपोर्ट चली जाती है। एयरपोर्ट पे उसे एक ईमेल रिसीव होता है, योर मैरिज इज ओवर, कैथरीन्स विल बी ओवर सून, यू कुडंट सेव योर्स सो सेव कैथरीन्स एटलीस्ट। इस ईमेल में सिड और कैथरीन की एक पिक्चर भी थी और इसमें वो दोनों किस कर रहे थे। ये पिक्चर देखकर अंजलि को शॉक लगता है कि मेरे पीछे सिड ये सब क्या कर रहा है। नताशा अपने रूम में लेटी हुई थी। तभी उसे वहाँ पर सानिया दिखती है। वो डर जाती है। रिक आता है और खिड़की पे से पर्दा हटाता है, लेकिन सानिया तब भी वहीं खड़ी रहती है, उसके और रिक के बीच में। रिक सानिया को देख नहीं पा रहा था, इसलिए नताशा समझ जाती है कि वो सानिया को बस इमेजिन ही कर रही है। फिर उसके मोबाइल पे एक टेक्स्ट मैसेज आता है, सीइंग द डेड इज इट, हु डू यू सी, इज इट मी। नताशा डर जाती है कि ये हैकर उसके साथ क्या क्या कर रहा है। वो तभी कैथरीन को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसे सानिया दिखाई दे रही है। वो उसे कहती है कि सानिया ने कपड़े भी वही पहने हुए थे जो उसने उस रात पहने थे। वो इतना डरी हुई होती है कि वो बात करते करते रोने भी लगती है। कैथरीन उसे कहती है, नताशा मुझे लगता है कि तुम इंजरी और मेडिसिन की वजह से हेलुसिनेट कर रही हो। लेकिन नताशा कहती है, ये सब मुझे रियल लग रहा है और मुझे टेक्स्ट मैसेजेस भी आ रहे हैं। तब कैथरीन उसे कंसोल करते हुए कहती है कि वो पता लगा कर रहेगी कि हमें कौन परेशान कर रहा है। उस प्रैंक वाली रात को नताशा ने सानिया को वो दरवाज़ा खोलते हुए देखा था जहाँ से हॉस्टल बिल्डिंग की छत पे जाया जाता था। अचानक से वहाँ पर नताशा को देखकर सानिया वहीं रुक गई थी। सानिया ने हिजाब भी नहीं पहना हुआ था और ना ही ठंड में कोई कैप या स्कार्फ पहना हुआ था। उस रात सानिया गुस्से में थी और वो नताशा से अच्छे से बात नहीं करती है, लेकिन फिर भी नताशा उसे अपने रूम में वापस ले आती है। हैकर ने रिया को भी वो पिक्चर सेंड की थी जिसमें कैथरीन और सिड किस कर रहे थे। ये पिक्चर रिया कैथरीन को भी शेयर कर देती है और फिर उसे कॉल करके पूछती है, हाउ वॉज योर स्कूल रियूनियन लास्ट ईयर, आर यू स्लीपिंग विद सिड? क्योंकि ऐसा लगता है कि हैकर को तुम्हारी लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता है। कैथरीन ये इमेज देखकर शॉक हो जाती है। उसने अपनी लाइफ में बहुत बार ये मोमेंट इमेजिन किया था, लेकिन उसे अच्छे से पता था कि रियल में ऐसा कभी नहीं हुआ है। वो रिया को कहती है, ये इमेज फोटोशॉप्ड है, पता नहीं ये हैकर कौन है और ये हमें इस तरह से क्यों परेशान कर रहा है। मैं इस हैकर को ढूंढ कर रहूंगी। रिया सोचती है कि उसे अपनी भी रिसर्च करनी चाहिए।
वो कैथरीन से सिड का नंबर लेकर उसे टेक्स्ट करती है और उससे पूछती है, तुम्हें सानिया मलिक याद है ना? क्या तुम्हें पता है कि कॉलेज टाइम में उसका कोई बॉयफ्रेंड था या नहीं? सिड कंफ्यूज हो जाता है कि रिया इतने सालों के बाद अचानक से सानिया के बारे में क्यों पूछ रही है। वो रिया को रिप्लाई करता है, वही सानिया ना जिसने हॉस्टल की छत से कूदकर सुसाइड कर लिया था। मुझे तो उसके बारे में कुछ नहीं पता। मुझे इतना पता है कि जो भी उसे प्रपोज करता था वो उसे ना बोल देती थी। मैंने भी उसे प्रपोज किया था और उसने मुझे भी रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद रिया सोशल मीडिया से सानिया के कज़न रहीम मलिक का नंबर निकालती है और उसे कॉल करके बोलती है, मैं टीनेज सुसाइड के ऊपर बुक लिख रही हूँ और मुझे सानिया के बारे में पूछना है कि सानिया ने सुसाइड क्यों किया था। रहीम कहता है, मुझे नहीं पता, हम दोनों इतना भी क्लोज नहीं थे। उसके छत से कूद जाने के कुछ घंटे पहले मेरी खाला यानी कि सानिया की मदर उससे मिली थी। उसके बाद क्या हुआ वो मुझे नहीं पता। फिर रहीम सानिया की मदर के घर जाता है और वहाँ से रिया को वीडियो कॉल करता है। सानिया की मदर रिया को पहचान जाती है और उससे बहुत अच्छे से बात करती है। जब रिया उनसे सानिया के बारे में पूछती है तो वो कहती है, उस दिन मुझे शहर में कुछ काम था तो मैं सानिया से भी मिली और उसे खाना भी देकर आई। इसके बाद उसे क्या हुआ मुझे नहीं पता। इसके बाद तो बस उसकी बॉडी ही जंगल में मिली थी। रिया पूछती है कि क्या सुसाइड नोट में भी कुछ लिखा हुआ था। तब सानिया की मदर ने गुस्से से कहा, क्या तुम्हें उस कंजूरी रीत ने मुझे कॉल करने को कहा है? मैं उससे बात नहीं करूंगी। और फिर उसकी मदर कॉल कट कर देती है। रिया सोचने लगती है कि सुसाइड नोट के बात करने से सानिया की मदर को इतना गुस्सा क्यों आ गया और उन्होंने रीत को कंजूरी क्यों कहा। रीत ने ऐसा क्या किया है। रिया फिर से दैट नाइट स्टोरी पढ़ना कंटिन्यू करती है। नेक्स्ट डे हॉस्टल में पुलिस आई और वो सानिया को ढूंढने लगे। पुलिस को बैकयार्ड में खून मिला और वो सबसे इंक्वायरी करने लगे कि सानिया कल रात किसके साथ थी। अंजलि, नताशा, कैथरीन और रिया ये डिसाइड करते हैं कि वो पुलिस को ये कहेंगे कि सानिया कल शाम थोड़ी देर के लिए रूम में खाना लेकर आई थी और फिर अपने रूम में चले गई थी। इसके बाद पुलिस को सानिया की डेड बॉडी जंगल में पड़ी हुई मिलती है। उसकी बॉडी पे आधे कपड़े नहीं थे और जंगली जानवरों ने उसे खाया हुआ भी था। पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला था, इसलिए वो इसे सुसाइड डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन उस सुसाइड नोट में क्या लिखा हुआ था ये चारों गर्ल्स में से किसी को नहीं पता था। स्टोरी पढ़ने के बाद रिया सोचती है कि उसे सच में नहीं पता कि सुसाइड नोट में क्या लिखा हुआ था और उसे ये पता लगाना ही होगा। अंजलि सिंगापुर में नताशा के घर जाती है और नताशा उसे देखकर बहुत खुश होती है। जब नताशा अंजलि को बताती है कि उसे अपने घर में जगह जगह सानिया दिख रही है तो अंजलि को भी बहुत सरप्राइज होता है। अंजलि नताशा की मेडिसिन गूगल करती है तो उसे पता चलता है कि नताशा इन मेडिसिन की वजह से ही हेलुसिनेट कर रही है। वो ये बात नताशा को भी बता देती है ताकि वो इस बात का स्ट्रेस ना ले। कैथरीन सिड को कॉल करती है और उससे पूछती है कि लास्ट ईयर रीयूनियन पे हमारे बीच कुछ हुआ था क्या। सिड उसे कहता है, हम सब ने ड्रिंक्स लिए थे और पार्टी की थी, लेकिन तुमने अपने भाई मैथ्यू को बुला लिया था और फिर तुम जल्दी घर चले गई थी। कैथरीन उसे कहती है, अंजलि ने मुझे बताया था कि वो तुमसे डिवोर्स ले रही है। मुझे लगता है कि तुम अभी भी उसे प्यार करते हो। क्या तुम्हें अपनी मैरिज बचाने के लिए मेरी हेल्प चाहिए? तब सिड कहता है, थैंक्स, लेकिन मुझे हेल्प नहीं चाहिए। मैं खुद ही उसे वापस पाने का ट्राई कर रहा हूँ। इसके बाद कैथरीन नताशा के बारे में सोचने लगती है कि कैसे वो कॉल पे रो रही थी और कह रही थी कि उसे अपने घर में सानिया दिखाई दे रही है। वो तभी टिकट्स बुक करती है और सिंगापुर के लिए निकल पड़ती है। इस बात पे उसका हस्बैंड समीर गुस्सा करता है कि वो बच्चों को, घर को और अपना ऑफिस वर्क अकेले सब कैसे मैनेज करेगा। लेकिन कैथरीन कहती है कि मैं 3 दिन बाद वापस आ जाऊंगी। जब वो एयरपोर्ट पे होती है तो उसे एक टेक्स्ट मैसेज आता है, गो बैक कैथरीन, दीज गर्ल्स आर नॉट योर फ्रेंड्स, दे नेवर वर, डोंट रिस्क योर लाइफ फॉर देम, सानिया। उधर रिया सोच में पड़ जाती है कि सानिया की मदर ने रीत को कंजरी क्यों कहा। रीत और सानिया बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। एग्जाम खत्म होने के बाद जब स्टूडेंट्स अपने घर जाते थे तब रीत और सानिया हमेशा साथ ही ट्रैवल करके घर जाते थे। तो फिर उस रात रीत के पेरेंट्स उसे जल्दी क्यों लेकर चले गए थे? रीत और सानिया हमेशा साथ ही रहते थे, तो क्यों रीत उस रात सानिया को अकेला छोड़कर चले गई थी? और जब सानिया का सिर्फ एक एग्जाम ही बचा हुआ था तो क्यों उसकी मदर उसे मिलने आई थी? रिया रीत को गूगल करती है। उसे पता चलता है कि रीत ने अपनी कॉर्पोरेट जॉब से क्विट कर दिया था और फिर कोचिंग सेंटर ओपन कर लिया था। रिया रीत से मिलने जाती है और उसे कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि सानिया की मदर उसकी डेथ के लिए तुम्हें ब्लेम करती है।
रिया रीत से सानिया के सुसाइड नोट के बारे में भी पूछती है तो रीत कहती है क्लीनर ने मुझे उसके एक सुसाइड नोट के बारे में बताया था। सानिया ने उसमें लिखा हुआ था कि देयर आर डेविल्स इन माई हेड, लेकिन क्लीनर ने कहा था कि वो भूतों के बारे में बात कर रही थी। जब रिया उससे सेकंड सुसाइड नोट के बारे में पूछती है तो रीत कहती है मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, लेकिन सानिया की डेथ के एक हफ्ते बाद मुझे एक पोस्ट मिला था, उसमें एक नोट था। I had not planned it, but love happened to me. The love that comes before all the significance of morals. The love that opens a gaping hole inside you. The love that should have suspended your reasoning. But your rationale suspended our love instead. Don't blame yourself for anything. It wasn't your fault. It was mine for believing in you. रिया आगे कहती है सानिया और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, बट सानियाज मदर प्रेफर्ड अ डेड डॉटर ओवर अ लेस्बियन डॉटर। सानिया की मदर को लगता था कि ये एक बीमारी है जो मैंने उसे दी है और इसलिए वो मुझे पसंद नहीं करती थी। सानिया के अंकल उसे मार सकते थे और सानिया की मदर सोचती थी कि अगर वो उसकी शादी करा दे तो उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी चेंज हो जाएगा। लेकिन सानिया हार नहीं मानना चाहती थी। वो चाहती थी कि हम दोनों कहीं भाग जाएं, लेकिन भागने के लिए मैं रेडी नहीं थी, इसलिए मैं अपने घर चले गई। ये नोट देखकर और रीत की बातों को सुनकर रिया को लगता है कि रीत ने सानिया का दिल तोड़ा होगा। सानिया ने रीत की वजह से ही सुसाइड किया होगा और वो चारों गर्ल्स इतने सालों से खुद को ही सानिया की डेथ के लिए ब्लेम कर रही थी। रिया देखती है कि अब रीत ने शादी कर ली है और उसके 2 बच्चे भी हैं। रिया सोचती है कि रीत एक लेस्बियन है और इसने एक आदमी से शादी करके उसके साथ अच्छा नहीं किया है। वो ये भी सोचती है कि जब सानिया की डेथ से हमारा कुछ लेना देना नहीं है तो फिर कोई हमें क्यों ब्लैकमेल कर रहा है। कैथरीन सिंगापुर आ जाती है और अपने एक फ्रेंड को भी कांटेक्ट करती है जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट था। वो एक्सपर्ट ये पता लगाता है कि हैकर भी सिंगापुर आ गया है और उसने एयरपोर्ट का वाईफाई यूज करके कैथरीन को मैसेज सेंड किए हैं। तभी कैथरीन के मोबाइल पे एक और मैसेज आता है, लास्ट वार्निंग, गो बैक होम, यू आर नॉट नीडेड हेयर सानिया। नताशा को सानिया अभी भी दिखाई दे रही थी, इसलिए कैथरीन कहती है कि वो 2 पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को यहाँ पर बुलाएगी। जब कैथरीन अंजलि से मिलती है तो वो उसे कहती है वो पिक्चर जिसमें मैं और सिड किस कर रहे हैं वो फोटोशॉप्ड है। उस रीयूनियन वाली रात को मैंने और सिड ने ड्रिंक जरूर किया था, लेकिन इतना भी नहीं कि हमें कुछ याद ही ना हो। अंजलि कैथरीन को ये भी कहती है कि सिड अभी भी तुम्हें बहुत प्यार करता है और तुम उसे डिवोर्स मत दो। अब कैथरीन भी सिंगापुर नताशा के घर आ जाती है और जब ये न्यूज़ रिया को मिलती है तो वो भी उनसे मिलने के लिए सिंगापुर नताशा के घर आ जाती है। वो चारों फ्रेंड्स इतने सालों के बाद एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे, लेकिन वो टेंशन में भी थे कि कौन हमें परेशान कर रहा है। कैथरीन फिर से हैकर को ढूंढने लग जाती है। वो रीत और रहीम के लैपटॉप्स भी हैक करती है, लेकिन उसे वहाँ भी कोई एविडेंस नहीं मिलता। इसके बाद रिया उन्हें बताती है कि रीत ने मुझे बताया था कि उस रात से पहले उसकी और सानिया की लड़ाई हुई थी। इसके एक हफ्ते बाद रीत को एक लेटर मिला था जो उसे सानिया ने पोस्ट किया था, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि सानिया रात को पोस्ट बॉक्स तक कैसे चली गई। सानिया मुझे स्टेयरकेस से ऊपर जाते हुए दिखी थी। मैंने उसे रोका था और तब मुझे उसमें से सिगरेट की स्मेल आ रही थी, और जब मैंने खिड़की से बाहर देखा था तो मुझे कोई जंगल में खड़ा हुआ भी दिखा था। क्या वो सानिया थी या उसकी आत्मा? तब रिया अंजलि से पूछती है, जब सानिया स्टेयरकेस से नीचे आ रही थी क्या तब तुमने उसके बारे में कुछ अनयूजुअल नोटिस किया था? अंजलि जवाब देती है, उस रात मैंने सानिया को हॉस्टल के बाहर ही बंद कर दिया था। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। अंजलि आगे कहती है, उस रात मेरी और सानिया की लड़ाई हुई थी। सानिया ने कहा था कि वो सिड को लाइक करती है। उसने ये भी कहा था कि कैथरीन भी सिड को प्यार करती है, बट सिड एंड रिया फूल अराउंड ऑल द टाइम। उसकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी थी। फिर उसने कहा था कि हम क्लोथ्स और शूज तो शेयर करते ही हैं, हमें सिड को भी शेयर करना चाहिए, और जो सिड को सबसे ज्यादा खुश करेगा दैट पर्सन कैन हैव सिड। तब मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। फिर सानिया ने कहा था कि वो ओइजा बोर्ड और क्वाइन हॉस्टल से बाहर जंगल में दबा के आना चाहती है। तब मैंने उसे जाने दिया था और उसके बाहर जाते ही दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बैकडोर से अंदर आ गई थी। रिया कहती है, क्या ऐसा हो सकता है कि सानिया ने जब अंदर आने की कोशिश की हो तब उसे चोट लग गई हो जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई हो? कैथरीन कहती है, ओइजा गेम के काफ़ी देर बाद तक तो सानिया हॉस्टल में हमें दिखी ही थी। उसकी स्किन रेड हो रखी थी, जैसे उसे इचिंग हुई हो।
अचानक से नताशा के घर में रखे हुए स्पीकर में डरावना म्यूजिक प्ले होने लगता है। एयरकॉन के थ्रू अपार्टमेंट का टेम्परेचर भी लो हो जाता है और नताशा के बच्चों को ठंड लगने लगती है। इसका मतलब साफ था कि हैकर ने नताशा के घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैक कर लिए थे। घर के इंटरकॉम सिस्टम से एक फीमेल की आवाज़ आती है, ऑल आई वॉन्ट फ्रॉम यू इज़ टू फाइंड आउट द ट्रूथ बिहाइंड माई डेथ। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। कैथरीन अपना लैपटॉप ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन हैकर ने उसकी फायरवॉल ब्रेक कर दी थी और अब कैथरीन अपना लैपटॉप एक्सेस नहीं कर पा रही थी। कैथरीन कहती है कि इतनी सिक्योरिटी लगाने के बाद भी मेरा लैपटॉप हैक हो गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये काम सच में किसी स्पिरिट का ही हो? रिया इस बात से मना करती है और वो सब आपस में ही लड़ने लगते हैं। फिर भी कैथरीन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को कॉल कर देती है। कैथरीन अकेले रूम में जाकर बैठ जाती है। तभी उसे अचानक से याद आता है कि जिस रीयूनियन वाली रात को वो और सिड मिले थे, तब उन्होंने ड्रिंक करने के बाद एक दूसरे को किस किया था, लेकिन उनके बीच इससे ज्यादा कुछ हुआ है या नहीं, ये उसे याद नहीं आता। रिया सोचने लगती है कि उस रात क्या क्या हुआ होगा। सानिया ने ड्रिंक किया था क्योंकि वो ड्रिंक करना चाहती थी। सानिया ने उइजा बोर्ड गेम खेला क्योंकि वो ये गेम खेलना चाहती थी। लेकिन क्या वो हॉस्टल की छत से कूदी क्योंकि वो ऐसा करना चाहती थी? नहीं, उसने ऐसा नहीं किया होगा। क्या पता सानिया हॉस्टल में अंदर आने के लिए उसकी दीवार पर चढ़ रही हो और तब वो गिर गई हो। क्या पता अंजलि ने ही उसे छत से धक्का दे दिया हो और फिर उसकी बॉडी को जंगल में फेंक दिया हो। और क्या पता वो सुसाइड नोट भी अंजलि ने ही लिखे हों। नताशा के घर में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स आते हैं और घर को चेक करते हैं, लेकिन उन्हें घर में कोई भी इविल प्रेजेंस नहीं मिलती। तब नताशा कहती है, तो फिर क्या ऐसा हो सकता है कि मैं ही पोजेस्ड हूँ? इन्वेस्टिगेटर्स कहते हैं, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन ये बात अंजलि को अच्छी नहीं लगती और वो इन्वेस्टिगेटर्स को वहाँ से जाने को कह देती है। इस बात पे नताशा को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसका मन करता है कि वो अंजलि को एक पंच लगा दे। इन्वेस्टिगेटर्स वहाँ से चले जाते हैं और नताशा यही सोचती रह जाती है कि शायद मैं ही पोजेस्ड हूँ। रिया अंजलि से कहती है, तुमने इन्वेस्टिगेटर्स को पहले ही यहाँ से जाने को कह दिया, एटलीस्ट उन्हें अपना काम तो पूरा करने देती। लेकिन अंजलि कहती है कि नताशा को मेडिकेशंस की वजह से साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, वो पोजेस्ड नहीं है। इसके बाद अंजलि कैथरीन से बात करने चली जाती है। वो कैथरीन से कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि ये सब सिड कर रहा है? पिछले कुछ टाइम में उसकी प्रोफेशनल लाइफ में रोड ब्लॉक्स आए हैं, जिसकी वजह से वो बहुत स्ट्रेस में रहता है। वो बहुत ड्रिंक भी करने लगा है और ड्रिंक करने के बाद वो बहुत अग्रेसिव हो जाता है। इस पर कैथरीन कहती है, ओह रियली, सिड अल्कोहलिक है, वो तुम्हें अब्यूज़ करता है, लेकिन फिर भी वो तुम्हारी मदर की हेल्प करने के लिए न्यू दिल्ली गया है। मैं कैसे मान लूँ कि तुम सिड को बुरा दिखाने की कोशिश नहीं कर रही हो? बेचारी सानिया को उस रात हॉस्टल से बाहर बंद करके तुमने उसके साथ कितना गलत किया था। अंजलि कहती है, लेकिन मैंने चाबी को वहीं पर रख दिया था ताकि सानिया दरवाज़ा खोलकर खुद अंदर आ जाए, और मेरा प्लान था कि मैं थोड़ी देर बाद सानिया को खुद ही अंदर बुला लूँगी, लेकिन मैं ड्रंक थी और सो गई थी। कैथरीन कहती है, और तुम सिड को सिर्फ इसलिए डिवोर्स दे रही हो क्योंकि वो थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता है? सीरियसली अंजलि? फिर जब रिया कैथरीन के पास जाती है, तब कैथरीन रिया को बताती है कि रीयूनियन वाली रात सिड ने मुझे किस किया था। रिया कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि ये सब सिड ही कर रहा है? क्या पता अंजलि ने ही एक्सीडेंटली सानिया को मार दिया हो और सिड को ये बात पता चल गई हो और अब वो अंजलि के साथ नहीं रहना चाहता हो। कैथरीन को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सिड की लोकेशन ट्रैक करती है तो उसे पता चलता है कि वो अभी भी न्यू दिल्ली में ही है। नताशा को रिक का मैसेज आता है और वो उसकी हेल्थ के बारे में पूछता है। रिक अभी ऑस्ट्रेलिया में ही था। नताशा ने रिक को अभी तक ये नहीं बताया था कि कोई उन्हें हैक करके परेशान कर रहा है। नताशा को बुरा भी लग रहा था कि वो रिक से ये सब छुपा रही है। जब चारों गर्ल्स ब्रेकफास्ट कर रही थी, तब डोरबेल रिंग होती है। रिया को दरवाजे पे एक पैकेज मिलता है। ये पैकेज देखते ही सबके होश उड़ जाते हैं। इस पैकेज में एक बॉक्स था जिस पे लिखा था सेंट बाय सानिया मलिक, और इस बॉक्स में था उइजा बोर्ड। इसमें एक नोट भी था जिस पे लिखा था, सिंस फियर इज द ओनली लैंग्वेज यू अंडरस्टैंड, लेट्स प्ले ऑन फियर। हाउ अबाउट अ गेम ऑफ उइजा? प्लेस एंड टाइम आई विल चूज, एंड दिस टाइम आई विल मेक श्योर यू ऑल कम एंड प्ले। सानिया। उइजा बोर्ड देखते ही सब डर जाते हैं। रिया कुरियर कंपनी को कांटेक्ट करने लगती है कि ये पैकेज उन्हें किसने सेंड किया है। नताशा के बच्चों की केयर टेकर का नाम टेरेसा था।
अंजलि नोटिस करती है कि टेरेसा अभी तक वहाँ नहीं आई है। तभी कैथरीन नताशा को कहती है कि तुम अपने बच्चों के बारे में भी पता करो कि वो कहाँ हैं। नताशा स्कूल में कॉल करती है। स्कूल की एडमिनिस्ट्रेटर रिक की आंट ही थी। वो नताशा को बताती है कि बच्चे तो आज स्कूल आए ही नहीं हैं। नताशा पुलिस को कॉल करने ही वाली होती है कि उसे किसी का कॉल आ जाता है और आवाज़ आती है, द किड्स आर विद मी, टेल नो वन। इसके बाद उन्हें एक मैसेज रिसीव होता है, तुम चारों गर्ल्स मुझे 30 मिनट्स में ब्रूनी होटल में मिलो, हम वहाँ पर उइजा गेम खेलेंगे। बॉयज़ मेरे पास सेफ हैं और वो बस तब तक ही सेफ रहेंगे जब तक तुम लोग वैसा करोगे जैसा मैं कहूँ। ये ब्रूनी होटल एक अबैंडन्ड होटल था और ये बहुत डरावना भी था। चारों गर्ल्स वहाँ पर उइजा बोर्ड लेकर जाती हैं और गेम खेलना स्टार्ट करती हैं। वहाँ पर रिया को कुछ स्लिप्स भी मिलती हैं जिन पे क्वेश्चंस लिखे होते हैं। वो सब गेम खेलना स्टार्ट करते हैं और कॉइन पे अपनी फिंगर रखते हैं। तब रिया स्लिप पे लिखा क्वेश्चन अंजलि से पूछती है, क्या तुम्हें पता है कि वो कौन सा जानवर था जो सानिया की बॉडी को जंगल में घसीटता हुआ लेकर गया था? इसका एक हिंट भी है और हिंट है थेरेपिस्ट का नोट, पेशेंट्स रिकरेंट ड्रीम्स आर अ मैनिफेस्टेशन ऑफ हर गिल्ट। अंजलि कॉइन को अपनी फिंगर से मूव करती हुई यस पे लेकर आती है और कहती है, उस रात जब मैंने सानिया को बाहर ही बंद कर दिया था तो मैंने चाबी भी वहीं पर रख दी थी जहाँ पर सानिया को इजीली दिख जाए, और मेरा प्लान था कि मैं सानिया को खुद ही अंदर बुला लूंगी, लेकिन मैं ड्रंक थी और अंदर जाकर सो गई थी। जब मैं उठी तो भागते हुए बैकयार्ड की तरफ गई। वहाँ मैंने देखा कि सानिया की बॉडी खून से लथपथ वहाँ पर पड़ी हुई है। मैं पैनिक स्टेट में आ गई थी। मैं सानिया की बॉडी के पास गई और उसकी बॉडी को जंगल में घसीटते हुए लेकर गई। ये सब कहने के बाद अंजलि किसी की तरफ देख भी नहीं पा रही थी। तभी स्क्रीन पे एक मैसेज फ्लैश हुआ, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिया नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ती है, अंजलि क्या सानिया और सिड पहले रिलेशनशिप में थे? इसका भी एक हिंट है, जिस वजह से सानिया और सिड एक साथ नहीं थे उसी वजह से सानिया ने खुद की जान ले ली थी। ये क्वेश्चन सुनकर अंजलि को लगता है कि सिड ब्लैकमेलर नहीं है बल्कि वो भी ब्लैकमेलर का ही विक्टिम है। तभी नताशा अंजलि से पूछती है, अंजलि इसका तुम्हारे डिवोर्स से क्या लेना देना है? रिया भी पूछती है, अंजलि तुम्हारी शादी के बारे में ऐसा क्या है जो तुमने हमें नहीं बताया है? अंजलि कहती है, सिड पार्टी करता था, ड्रिंक करता था और फिर मेरे साथ फोर्स्ड लव मेकिंग करता था। वो मेरा मैरिटल रेप करता था। ये कहने के बाद अंजलि रोने लगती है और स्क्रीन पे मैसेज फ्लैश होता है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिया क्वेश्चन रीड करती है, ये क्वेश्चन कैथरीन के लिए है। क्या तुम्हें सच में याद नहीं है कि उस रीयूनियन वाली रात को क्या हुआ था? कैथरीन सबको बताने लगती है कि उस रात क्या हुआ था। वो कहती है, सिड और मैं पार्टी में थे, लेकिन फिर उसने मुझे पकड़ लिया और दीवार के सहारे खड़ा कर दिया। मेरे पीछे दीवार थी और मेरे सामने वो था, तो मैं वहां से भाग नहीं सकती थी। उसने मुझे पकड़ा हुआ भी था। फिर सिड ने कहा था कि क्या तुम्हें याद है तुम कॉलेज डेज में मुझे कितना प्यार करती थी? ये सब मुझे पता ना चलता अगर सानिया मुझे ना बताती। फिर मैंने उससे पूछा कि सानिया ने तुम्हें कब और क्या कहा था? तो सिड ने कहा कि जिस रात सानिया की डेथ हुई उससे पहले मैं उसे पोस्ट बॉक्स के पास मिला था। तब उसने मुझे सब बताया था कि कौन किसे लाइक करता है। सानिया ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन फिर भी सारी रात उसने मुझे टीज किया था। और आज पार्टी में तुम भी मुझे कैसे हग कर रही थी। चलो आज रात हम वही गेम खेलते हैं जो हम बचपन में खेला करते थे। मैं हस्बैंड बनता हूँ और तुम मेरी वाइफ बनना। उस रीयूनियन वाली रात सिड ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। कैथरीन आगे कहती है, तो इसका मतलब है कि सिड ने उस रात सानिया का रेप किया था और इसी वजह से सानिया ने सुसाइड कर लिया होगा। फिर नताशा कहती है, लेकिन इस सब का मेरे बच्चों से क्या लेना देना है? उसने मेरे बच्चों को क्यों किडनैप किया हुआ है? तभी उन्हें स्टेयर्स पे किसी के फुटस्टेप्स की आवाज़ आने लगती है, लेकिन रिया की मोबाइल स्क्रीन पे मैसेज फ्लैश होता है, द गेम इज़ नॉट ओवर, यू कांट गेट अप एल्स आई विल हॉन्ट यू। स्टेयर्स पे फुटस्टेप्स की आवाज़ ऊपर तक आ जाती है और फिर सिड रूम में एंटर होता है। सिड गुस्से में कहता है, ये क्या गेम खेल रहे हो तुम मेरे साथ? तुम मुझे इतने टाइम से ब्लैकमेल क्यों कर रहे हो? क्या ये तुम कर रही हो अंजलि? तभी कैथरीन सिड से कहती है, तुम्ही ने सानिया का रेप किया था ना, और तुमने ये मेरे साथ भी करने की कोशिश की थी और तुमने अंजलि के साथ भी यही किया है। लेकिन सिड कहता है, मैंने किसी का रेप नहीं किया, अंजलि ने तुमसे झूठ कहा है। और कैथरीन, उस रात तुम बहुत ड्रंक थी
और तुम मेरे बहुत क्लोज आ रही थी। तुम पार्टी में किसी से भी पूछ लेना, तुम चाहे तो अपने भाई मैथ्यू से भी पूछ लेना। और उस रात मैं सानिया से मिला ज़रूर था। मैं बाहर गया था सिगरेट पीने के लिए और तब मैंने देखा था कि वहाँ पर सानिया घूम रही है। वो ड्रंक थी और उसे बहुत ठंड भी लग रही थी। उसने मुझे बताया था कि किसी मतलबी लड़की ने उसे बाहर बंद कर दिया है और वो मेन डोर से अंदर नहीं जाना चाहती है क्योंकि फिर वार्डन सबको पनिशमेंट देंगी। फिर वो मुझे किस करने लगी और फिर हमने सेक्स भी किया, लेकिन ये रेप नहीं था, ये उसने स्टार्ट किया था। शी सीड्यूस्ड मी। नताशा सिड से पूछती है, तो तुमने मेरे बॉयज को किडनैप क्यों किया है? सिड कहता है, मैंने उन्हें किडनैप नहीं किया है, मुझे तो खुद कोई ब्लैकमेल कर रहा है। तब कैथरीन कहती है, रीयूनियन वाली रात को मैंने अपने भाई मैथ्यू को मुझे पिक करने को बुलाया था। मैं बहुत ड्रंक थी और फिर मैंने उसको उस 20 साल पहले वाली रात के बारे में भी बताया था। क्या ऐसा हो सकता है कि ये सब मेरा भाई मैथ्यू ही कर रहा हो? रिया पूछती है, वो ऐसा क्यों करेगा? कैथरीन आगे कहती है, शायद मैथ्यू खुद को ही ब्लेम कर रहा हो उसके लिए जो भी उस रात हुआ था। उस रात मैथ्यू सिड से मिलने आने वाला था टर्म एंड पार्टी के लिए, तो मैंने उससे कहा था कि वो पार्टी में से मेरे लिए खाना भी ले आए, लेकिन पार्टी खत्म हो गई थी तो मैंने उसे कहा था कि मुझे खाने के बदले विस्की ही दे दे। जो विस्की की बोतल उस रात हमने पी थी वो मैंने वार्डन के रूम से नहीं ली थी, वो मेरे भाई ने ही मुझे ला कर दी थी। सब सोचते हैं कि जरूर मैथ्यू ने ही नताशा के बच्चों को किडनैप किया होगा। सिड तभी मैथ्यू को कॉल करता है, लेकिन कैथरीन उसके हाथ से फोन छीनकर मैथ्यू से पूछती है, तुमने ये सब क्यों किया? मैथ्यू कहता है, कैथरीन मैं बस सिड पे नजर रख रहा था क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारे पास ना आए, और इसके लिए मैंने अपने एक फ्रेंड से हेल्प ली है जो साइबर सिक्योरिटी का एक्सपर्ट है। मैंने किसी को ब्लैकमेल नहीं किया है और मुझे नहीं पता कि नताशा के बॉयज कहाँ पर हैं। मैथ्यू आगे कहता है, नताशा मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ जो तुम्हारे बच्चों को किडनैप कर लूँ, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि मैंने एक मॉन्स्टर को क्रिएट किया है। तभी रीत रूम में आती है और कहती है, मैथ्यू तुमने मॉन्स्टर नहीं बनाया है, बल्कि तुमने मॉन्स्टर को मारने में मेरी हेल्प की है। इतने सालों से मैंने खुद को कोसा कि मैं सानिया की हेल्प नहीं कर पाई। सानिया उस रात अपने घर इसलिए नहीं गई थी क्योंकि अगर वो अपने घर जाती तो उसके अंकल्स उसे मार देते क्योंकि उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन डिफरेंट था, लेकिन वो हॉस्टल में भी सेफ नहीं थी। सिड, सानिया एक लेस्बियन थी और वो एक लड़की से प्यार करती थी, तो उसने तुम्हें सीड्यूस करने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि तुम्ही ने उसका रेप किया था। इसी सदमे में उसने हॉस्टल की छत से कूदकर खुद की जान ले ली थी और फिर अंजलि उसकी डेड बॉडी को जंगल में फेंक कर आ गई थी जहां उसे जानवरों ने आधा खा लिया था। लेकिन फिर तुम्हारे ही ग्रुप के एक मेंबर ने सानिया की डेथ का फायदा उठाने की कोशिश भी की। ये सुनकर मैथ्यू फोन पे चिल्लाने लगता है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो डेप्यूटेशन पे था, मुझे सिड पसंद नहीं था और मैं बस उसकी असलियत सबके सामने लाना चाहता था, और मैं अपनी सिस्टर कैथरीन को भी सिड से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन रीत कहती है, ये सब तुम्ही ने शुरू किया था मैथ्यू। मैंने सोचा था कि मैंने सानिया के साथ अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं किया, इसलिए उसने सुसाइड किया है, लेकिन जब तुमने सानिया की डेथ के बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तब मुझे पता चला कि सिड ने उसके साथ क्या किया। तुम्हारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट फ्रेंड ने मेरी हेल्प की पूरा सच ढूंढने में। उसी ने मेरी हेल्प की तुम सबके डिवाइसेस हैक करके तुम्हें मैसेजेस सेंड करने में। उसने अंजलि का अकाउंट हैक किया और उसकी थेरेपिस्ट का भी, जिससे मुझे पता चला कि उसे डरावने सपने आते हैं कि वो डेड बॉडी को जंगल में घसीट कर ले जा रही है। और फिर मैंने रिया की मैन्यूस्क्रिप्ट भी रीड की, जिससे मुझे उस रात के बारे में और पता चला। और नताशा, तुम्हारे बच्चे सेफ हैं और तुम्हारी मदर इन लॉ के पास हैं। सिड गुस्से में रीत से बोला, यू रियली आर अ साइको, जस्ट लाइक योर ब्लडी गर्लफ्रेंड। सिड रीत को थप्पड़ मारने वाला होता है, लेकिन तभी अंजलि उसे रोक लेती है और कहती है, मुझे तुम्हें उसी दिन मार देना चाहिए था जिस दिन तुमने मेरा पहली बार रेप किया था, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे लगता था कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। सिड गुस्से में अंजलि को धक्का दे देता है। अंजलि खुद को संभाल नहीं पाती और 3 फ्लोर्स नीचे जाकर गिरती है। पिछले 20 सालों से रोज रात को अंजलि ने यही सोचा था कि जब सानिया हॉस्टल की छत से नीचे गिर रही होगी तो उसके माइंड में क्या चल रहा होगा, लेकिन अब खुद गिरते हुए अंजलि ये सोच सकती थी। लकीली अंजलि घास के ऊपर गिरी थी तो उसे कोई मेजर इंजरी नहीं होती है।
वो सब अंजलि को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी। ऑल द लव स्टोरीज वर योर फेवरेट एक्सेप्ट माइन बिकॉज आई फेल इन लव विद हर इंस्टेड ऑफ हिम एंड माई लव बिकेम अ सिन इन योर आइज। अम्मी, यू वॉन्टेड मी टू बी नॉर्मल, सो टुनाइट I pretended to be normal by letting his touch morph my feelings for her, but nothing about it was normal, and I cannot live with the ugly feeling it has left behind. अलविदा। रिया ने होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर बुक्स लिखी जो काफ़ी पॉपुलर हुई। उसने पुलिस और वार्डन के पास जाकर सानिया के लिखे हुए सुसाइड नोट्स भी देखे। रिया को ऐसा लगा कि 2 नोट्स सानिया ने उइजा गेम से पहले लिखे होंगे और एक नोट उसने सिड से मिलने के बाद लिखा होगा, लेकिन ये किसी नोट में नहीं लिखा था कि सिड ने उसका रेप किया था या नहीं। सिड को अंजलि का मैरिटल रेप करने के लिए और अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लंदन में 5 साल की जेल हो जाती है, लेकिन सिड मना करता रहता है कि उसने सानिया का रेप नहीं किया था और रिया को भी यही लगता है कि सिड सच बोल रहा है। उस टाइम सानिया अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर एक फेज से गुजर रही थी। शायद उस टाइम उसे रीत और सिड दोनों अच्छे लगते थे। अल्कोहल ने सानिया की जान नहीं ली थी, लेकिन अल्कोहल ने उसके इस डिसीजन को फ्यूल ज़रूर किया होगा। इसके बाद रिया लोगों को हार्शली जज करना बंद कर देती है। जब रहीम उससे डेट के लिए पूछता है तो वो उसे हाँ बोल देती है। अंजलि इंग्लैंड से वापस इंडिया आ जाती है और अपनी मदर के साथ इंडिया में ही रहने लगती है। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।